नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सैफ को लेकर सेफ गेम खेलना चाहते थे, वो उनके लिए अनसेफ ज्यादा हो गया है, क्योंकि जो शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ा वो अवैध बांग्लादेशी निकला। जिस तेजी से अरविंद केजरीवाल ने सैफ पर हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुद्दे को कैश करने की कोशिश की थी, ना उतनी तेजी आरोपी के अवैध बांग्लादेशी होने की जानकारी मिलने के बाद दिखी और ना ही उतना इंटरेस्ट। ऐसे में बीजेपी को बैठे बिठाए एक बार फिर केजरीवाल एंड कंपनी को लपेटने में मौका मिल गया। बीजेपी ने दावा ठोक दिया कि सैफ को चाकू मारने वाला शख्स अवैध बांग्लादेशी निकला, इसलिए केजरीवाल ने चुप्पी साध ली, क्योंकि केजरीवाल अवैध बांग्लादेशियों को शह देने और संरक्षण देने का काम करते हैं। बीजेपी एग्रेसिव हुई तो डिफेंस में आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र के मुद्दे को वापस महाराष्ट्र टर्न करा दिया। कहा कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है, ऐसे में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी भले ही इस मुद्दे पर बचाव करती दिख रही हो, लेकिन इतना साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे पर अभी और माइलेज लेने की कोशिश करेगी। ऐसे में सवाल है कि सैफ पर बांग्लादेशी चाकू जो चला, उसने क्या नई दिल्ली को नया मुद्दा दे दिया? सवाल यह भी कि फिलहाल दिल्ली में सैफ किसके लिए सेफ साबित होंगे। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आपको सुनवाते हैं आज के कुछ अहम बयान। बांग्लादेशी रोहिंग्या दिल्ली और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन रिश्तेदारों को तुम बचाने की कोशिश कर रहे थे, वही अगर उस आरोप में पकड़े जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल बताए ना, क्यों रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पालने का काम करते हैं? ये बताएं कि ये क्यों पाल रहे थे बांग्लादेशियों को, और 10 सालों में लाखों बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आए हैं। कौन थी उस वक्त वहां की प्राइम मिनिस्टर, और उसको इन्होंने पनाह दे रखी है। इसका मतलब इनकी तो दोस्त है वो, तो इनकी दोस्त ने वहां से बांग्लादेशी भेजे और ये उसको बचा के बैठे हुए हैं। तो इनकी तो सबसे ज्यादा साठगांठ है भारतीय जनता पार्टी की। कुल मिलाकर सैफ पर हुए हमले के बाद दिल्ली की सियासत में गर्माहट महसूस हुई। अरविंद केजरीवाल ने खुद इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अब रोहिंग्या बांग्लादेशी मिलने के बाद इस मुद्दे पर डिफेंसिव मोड में क्या आम आदमी पार्टी हो गई है, इसी पर करते चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, और ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। ऋतुराज झा जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। जितने एग्रेसिव आप सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर नजर आए थे, इस्तीफे की डिमांड आपने कर दी थी, आपने बताया था ये सेफ नहीं, वो सेफ नहीं, डबल इंजन सरकार फेल हो गई है। अब वो खामोशी में तब्दील होता हुआ एग्रेसिवपन आपका क्यों नजर आ रहा है? डबल इंजन की सरकार, आपने अच्छा कहा प्राची जी। आप बहुत ही बड़े पत्रकार हैं और आपको, आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि भाजपा के साथ दिल्ली में दिक्कत ये है, ना तो इनके पास चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है, केवल और केवल ऊल जलूल की बात करनी है और कुछ नहीं है। अरे भाई, बांग्लादेशी घुसपैठिया देश में घुस रहे हैं। अभी आप झारखंड में चुनाव था, वहां पर भी बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या, दिल्ली में चुनाव जब 2020 में हुए, बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या केवल यही कर रहे थे। अरे 5-5 राज्य, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जाने के लिए, बंबई जाने के लिए, बंबई पहुंचने के लिए आप सोचिए वेस्ट बंगाल है बीच में, बिहार है। बोले झा जी बोलिए, आवाज आ रही है? जी आप बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? बोलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो ये रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिया मुंबई तक पहुंच कैसे रहे? इसकी सरकार क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर? क्या कर रहे हैं? लगातार रोहिंग्या, घुसपैठिया, बांग्लादेशी कर रहे हो। अरे ये नहीं सर, बिल्कुल आपका कंसर्न बांग्लादेश के बॉर्डर पे, बांग्लादेश पे बॉर्डर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है सर, बिल्कुल इंडो बांग्लादेश बॉर्डर समझ में आ रहा है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। सर, मुझे आपका कंसर्न समझ में आ रहा है। आप जितने एग्रेसिवली मुझसे बात कर रहे हैं वो भी मुझे समझ में आ रहा है। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाह रही थी ना सर, अभी बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी, हम लोगों ने डिबेट भी किया था उस पर, जब सैफ अली खान के मुद्दे पर कानून व्यवस्था का जिक्र आप लोगों ने किया था। आज क्यों नहीं बोलते आपके नेता? क्यों खामोशी साध ली? क्या आप सैफ अली खान की चिंता नहीं,
क्या अब कानून व्यवस्था मैं बिगड़ती कह हुई तो रहा नहीं दिख हूं, रही मुंबई की देखिए, आपको? जब जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, चाहे वो दिल्ली का मैटर हो चाहे मुंबई का मैटर हो, हमने हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। दिल्ली के मसले पे भी कहा है, लगातार रोज शूटिंग हो रही है, एक्सटॉर्शन के कॉल्स हो रहे हैं, और जो है सो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे जिस भी बात हो, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है हमने कहा है, हमने अपनी चिंता व्यक्त करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। लेकिन आप सोचिए कि एक पार्टी है, जब भी कोई चुनाव होता है, बांग्लादेशी घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया करते हो। अरे देश में सरकार आपकी है, 11 साल से प्रधानमंत्री आप हैं, सैफ अली खान गृह का मंत्री मुद्दा आप हैं, लेकर आए, इंडो बांग्लादेश पे सैफ अली सिक्योरिटी की खान का जिम्मेदारी मुद्दा आपकी आप है। लेकर आए दिल्ली में, और जब आरोपी पकड़ा गया उसका बैकग्राउंड बांग्लादेशी निकला और उस पर पलटकर आपसे सवाल पूछ ले तो आप कह रहे हैं आप चुनावों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कर रहे थे? आप इतने ही सीरियस हैं सर, आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर इतने ही सीरियस हैं, रोज एक चिट्ठी लिखते हैं ना अरविंद केजरीवाल साहब पीएम मोदी को, एक चिट्ठी और लिख दीजिए कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर कार्रवाई करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिया हमारे रिश्तेदार नहीं है, घुसपैठिया हरदीप पुरी जी के रिश्तेदार है। करके कहा था तो जो है सो क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत हम बक्करवाला में फ्लैट देंगे। ऐसी घुसपैठिया इनके भाजपाइयों के रिश्तेदार है। अरे सर, अगर इनके रिश्तेदार भी हैं, सुनिए ना ऋतुराज जी, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं, आप तक मेरी जवाब नहीं पहुंच पाता, सवाल नहीं पहुंच पाता है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि अगर इतना ही आप लोग सीरियस हैं तो रोज चिट्ठी लिखते हैं अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुद्दे पर, एक चिट्ठी और लिख दीजिए पीएम मोदी को और दिखा दीजिए अपना कंसर्न, बोलिए ना रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर कार्रवाई करिए, अरविंद केजरीवाल साथ खड़े हैं। एक चिट्ठी लिखनी है, बताइए कब लिखेंगे? हम लोग को भी बोलने दीजिए। आप बोले ना सर, बोले, आप ही बोल रहे हैं तब से। क्या केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि नहीं किया था जब सैफ अली खान पे हमला हुआ था? जब भी बात लॉ एंड ऑर्डर की होगी। अच्छा चलें, आइए तहसीन पूनावाला जी, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा आपको सूट कर रहा है तो आप पकड़ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या पर मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हैं सर। आप पास एक चिट्ठी लिखनी है, चिट्ठी लिख दीजिए, आपका कंसर्न मुझे समझ में आ जाएगा। तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, रोहिंग्याओं का मुद्दा दिल्ली के चुनावों में एंटर कर चुका है सर, सैफ अली खान के बहाने ही सही, लेकिन इस मुद्दे ने अब अपनी एक चरम सीमा पकड़ ली है और बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। ये कितना बड़ा मुद्दा बनता हुआ देख रहे हैं आप? आची जी, मैं आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने कहीं पर किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अगर उनकी लाइन खराब होगी तो उनकी समस्या है, ठीक उसी तरह जैसे उनकी गवर्नेंस खराब है, ठीक उसी तरह जैसे वो झूठ बोलते हो, गलत आंकड़ों से वो देश के आवाम को और दिल्ली के जनता को बहकाना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई, मैं उस पर 1 मिनट बात करते, फिर मैं जो असल मुद्दे उन पर बात करूंगा। लॉ एंड ऑर्डर जरा पंजाब का निकाल दीजिए, क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेलकर कहेगी कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर एनसीआरबी का डेटा निकालता है कि जब से आम आदमी की सरकार आई है, लॉ एंड ऑर्डर वहां पे खराब हुई। सारी जो एनकाउंटर, सारे जो वहां पे हत्याएं हुई है, शूटिंग हुई, उसके बारे में तो आप जानकार है ही, लेकिन कॉन्विक्शन रेट पंजाब का नेशनल एवरेज से कम है। ये सब मुझ पर आप विश्वास मत कीजिए, आपके सारे दर्शक बहुत ही इंटेलिजेंट, आप गूगल पे चेक कर लीजिए, एनसीआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डेटा के ऊपर। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि किसके पास चेहरा, कौन सी पार्टी के पास चेहरा है मुख्यमंत्री का। चेहरा आम आदमी पार्टी के पास भी कैसे है? क्या माननीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री का चेहरा है तो कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, हर शो पे हम इस पर बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक या जितने भी इनके प्रतिनिधि जो टीवी चैनल पे आते हैं, आके झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ये लोग झूठा ठहराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ना ही सीएम ऑफिस में जा सकते, ना ही फाइल्स को साइन कर सकते। अब आते हैं जो असल मुद्दा है। अब एक्चुअल देखिए, जैसा मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप मेरे बीच में मत बोलिए, थोड़ा सा हम अगर एक दूसरे को कर्टसी है। अरे आप मुद्दे पे डिबेट करिए। असल देखिए प्राची जी आप रुक जाइए ना ऋतुराज जी, आपको अगर आपको आराम से सुना जा रहा था, कोई प्रवक्ता बीच में नहीं बोल रहा था, तो आप प्लीज उनको भी बोलने दीजिए ना। किसी ने नहीं बोला। बोले। और यहाँ पे एक न्यूट्रल एनालिस्ट भी बैठे हैं। मैं तो चलो कांग्रेस का वोटर हूं, आप उनसे पूछ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है। तो हम इसमें नहीं जा रहे, रजत भाई को आप पूछ लेना, हम असल मुद्दे में जा रहे। देखिए असल मुद्दा क्या है। असल मुद्दा ये, और प्राची जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझ पर दिल्ली के अंदर अटैक हुआ था, और उसकी वीडियो मैंने ट्वीट भी किया था। मुझ पर अटैक हुआ था। अब ये जो अटैकर्स है, दिल्ली पुलिस का ये मानना है ये अक्रॉस द बॉर्डर आए थे और इनका कुछ एजेंडा है। अब मुझ पे जो अटैक हुआ था वो अलग रीजन से हुआ, बट ये अटैक वीडियो के ऊपर कैप्चर्ड है। फिर वो किसी पॉडकास्टर के वहां गए। तो क्या एक स्टेट को, क्या एक देश को इस
चीज की चर्चा नहीं होनी चाहिए कि जो हमारे शहरों में आते, जो हमारे सूबों में आते, उनका हम कम से कम एक वेरिफिकेशन करें, वो कहां रहेंगे हम इन एडवांस जाने, क्योंकि सबको अधिकार है कहीं पर भी जाकर वो रोजगार दे। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी की तरह नहीं कह रहा हूं कि 500 रुपया लोग लेते बिहार यूपी से आते दिल्ली में इलाज कराने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हम कम से कम सभी भारतीयों के लिए चर्चा होनी चाहिए तहसीन जी, और ये चर्चा और एक लास्ट लाइन मैं आपके शो पे एक ऑब्जेक्शन लेता हूं। झा साहब ने यहां पर कहा कि जितने भी रोहिंग्या है ये सारे हरदीप सिंह पुरी जी के रिश्तेदार हैं। ये सिख समुदाय का अपमान है। हमारे सिख भाई बहन उन्होंने बड़ी श्रम करते, अपनी जान तिरंगे में डाल के अपने देश की रक्षा करते। सभी सिख और पंजाबियों का अपमान करने का आम आदमी पार्टी बंद करे। ये आम आदमी पार्टी पंजाबी विरोधी है, सिख विरोधी पार्टी है। आप बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर बोलेंगे ना तो ऋतुराज झा साहब को मौका मिल जाएगा एक बार फिर ये कहने का कि आम आदमी पार्टी फिर कहेगी कि आप बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के खिलाफ हूं, लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ज्वाइन कर चुके हैं। तहसीन जी अब एक मिनट, देखिए मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है तो बात हो जानी चाहिए इस पर। सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सबसे बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी आपसे पूछ रही है कि केजरीवाल से सवाल पूछने से अच्छा आप ये बताइए ना 10 साल में रोहिंग्याओं पर आपने कितनी कार्रवाई की, ये अभी तक फंसे हुए क्यों हैं, ये अभी तक क्यों सीमा पार करके आ रहे हैं और इतनी आसानी से इन्हें काम कैसे मिलता है? बहुत मजेदार बात है। जिनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का टीवी पे दिया गया बयान है कि शाहीन बाग मेरे दिल में है, जिन्होंने CAA को लेकर बाकायदा अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया था, वो सारे लोग आकर जब ये सवाल करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं हमारे आने के बाद घुसपैठ रुक गई है। हमारे आने से पहले लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं था। हमारे विरोध में जो भी लोग बैठे हैं, तहसीन भाई या ऋतुराज जी बता दें, 2014 से पहले बांग्लादेश के साथ सीमा का निर्धारण ही नहीं था। एक गांव आधा यहां आता था, आधा वहां। हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, उसके बाद पाकिस्तान की सीमा की तरह ही वहां पर कांटेवाड़ी पूरी बाढ़ लगाने का कार्य किया गया है, जो 80 से 90% पूरा हो चुका है। और घुसपैठ किस जमाने में होती थी, दोनों हमारे विरोधी मित्रों को पता होना चाहिए। IMDT एक्ट को क्वेश्चन करते समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2006 में लिखा था कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन इज अमाउंट टू एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। उस समय श्री प्रकाश जायसवाल जी ने MOS होम के रूप में कहा था 2 से 3 करोड़ बांग्लादेशी 2006-07 में भारत में ऑलरेडी आ चुके हैं। वैसे बाद में उन्होंने कहा था नहीं वो मैंने फिगर ऐसे बोल दी वैसे बोल दी। ये गृह मंत्री का सदन के पटल पर दिया गया बयान है। तो आप सोचिए कि 2006 से लेकर 14 तक के बीच में कितने लोगों ने उनको कहां सेटल किया होगा। और जब इस देश में कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं, कई ऐसी पार्टियां हैं जो एलानिया कहती हैं कि नहीं हम देखते हैं। ममता जी ने कहा था ना, मैं देखती हूं कौन इनको हाथ लगाता है। अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये लोग कहां हैं और किसके द्वारा हैं, मैं सिर्फ एक फैक्ट बताना चाहता हूं। जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी लोकसभा में, तो इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत कौन सी सीट पर हासिल हुई है? वह है असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। राहुल गांधी 3,60,000 जीते, 10,25,000 से। और असम में धुबरी को बांग्लादेशी घुसपैठियों का सेंटर कहा जाता है, मिनी बांग्लादेश बोला जाता है। तो अब साफ समझा जा सकता है कि किसके दौर में लोग आए और किसको वो अपना वोट बैंक नजर आए। ये कोर्ट के जजमेंट से लेके हाल के लोकसभा चुनाव तक बिल्कुल साफ है। हमारे आने के बाद सख्ती हुई, और अगर राजनीति नहीं हुई होती तो अब तक आइडेंटिफाई होकर बहुत से लोग चले गए होते। अभी कुछ लोग गए हैं भारी संख्या में। लेकिन सुधांशु जी, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का मसला जितना चुनावों में हमें जोर शोर से सुनाई देता है, उतना बाकी दिनों पर इसकी चर्चा क्यों नहीं होती? 10 साल कोई छोटा समय नहीं होता। 10 साल से आपकी सरकार है, बहुमत की सरकार है, उसके बावजूद ये रोहिंग्या यहां पर रह रहे हैं, बस रहे हैं। कोई ड्राइव, कोई आंकड़ा, कितनों पर कार्रवाई हुई, कितनों को चिन्हित किया गया, ये क्यों नहीं बताया जाता? सुधांशु जी, ठीक है सुधांशु जी, आपके पास लौटूंगी, संपर्क आपसे टूट गया है। रजत जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है सर, ये क्या चुनावी मुद्दा इस देश में बनकर रह गया है? दिल्ली के चुनावों में भी इसकी चर्चा और बाकी चुनावों में भी इसकी चर्चा। देखिए प्राची जी, जब ये विषय इतना गंभीर है और इसको थोड़ा संजीदगी से समझने की भी आवश्यकता है। मैं यहां पे 1-2 बातें रखूंगा। ये एक तो पॉलिटिकल चश्मों से बांग्लादेशी विषय को देखना नहीं चाहिए। जब CAA और NRC जब आया था,
जब सीए विषय को लाया गया था और सदन के पटल पे भी लाया गया था, उसके आसपास कोई चुनाव नहीं था। उसके आसपास एक क्लीन पॉलिसी की स्लेट थी सारे राजनीतिक दलों के पास कि सब अपनी चर्चा रखते, सब अपनी बातों को रखते और उसके निवारण तक पहुंचते। असम जैसे प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी करवाया। समस्या क्या होती है, जब आप एक स्टेट में एनआरसी करते हैं और अगल बगल के स्टेट्स में एनआरसी नहीं करते हैं, तो जो उस स्टेट में बैठे हुए बांग्लादेशी हैं तो बाजू के स्टेट में चले जाते हैं। तो आप अगर बंगाल में एनआरसी नहीं करेंगे, बंगाल में लोगों को चिन्हित नहीं करेंगे, सिर्फ आसाम में कोई ऐसा तो है नहीं कि फ्री मूवमेंट नहीं है। आसाम से हमने देखा नागालैंड में चले गए, अरुणाचल में चले गए, आधे लोग बंगाल में आ गए, बंगाल से झारखंड में चले गए। तो यहां पर समस्या है कि सारे राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू को किनारे रखकर इस विषय को सारगर्भिता से एड्रेस करना होगा। हर पटल पर दिल्ली हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सारी सरकारों को आके चर्चा करनी होगी। पर वो करना नहीं चाहता कोई, क्योंकि यहां पर मैं आपको दावे से कह सकता हूं, आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता बैठे, क्या वो बोल सकते हैं कि हमें एक भी बांग्लादेशी का वोट नहीं चाहिए? अगर उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, इलेक्शन कमीशन करती है या होम मिनिस्ट्री करती है, तो पूरा सपोर्ट करेगी ये सरकार। कभी भी नहीं बोलते हैं ये लोग। और आप देखिए, हम लोगों ने बंगाल में भी देखा, इन्होंने आज क्या ये कमिट कर सकते हैं कि सीएए और एनआरसी दो ही माध्यम है जिसके बेसिस पे आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बोले कि दिल्ली में एनआरसी आ सकती है, बोलेंगे क्या आम आदमी पार्टी के? जवाब दीजिए ऋतुराज झा जी। बड़ा सीधा और सिंपल सवाल पूछा है, क्या आप ये ऐलान कर सकते हैं, आज मेरे शो पर कर सकते हैं कि आपको एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या का वोट नहीं चाहिए? आप सीए एनआरसी का समर्थन करेंगे क्या? मैं आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता होने के नाते राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के कह रहा हूं, हमें किसी बांग्लादेशी घुसपैठिया का वोट नहीं चाहिए। अरे सवाल ये है, अगर आप उसको चर्चा और उसको ढूंढने के लिए आप एनआरसी का समर्थन करेंगे, प्रश्न था, आप एनआरसी का समर्थन करेंगे? आप अपने घोषणा पत्र में लेकर आइए, आप घोषणा पत्र में ऋतुराज जी बोल रहे थे ना। अच्छा ठीक है रजत जी, एक मिनट, ऋतुराज जी बोलिए समर्थन करेंगे क्या एनआरसी का? एनआरसी का सुनिए, ये तो बात ऐसी कर रहे हैं जैसे कि जो है सो बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी है, उसका जो बॉर्डर है, उसकी सिक्योरिटी करने की जिम्मेदारी केजरीवाल जी की है। अरे जिसकी जिम्मेदारी है उसको करें। आप एनआरसी करेंगे कि नहीं? दिल्ली में ढूंढ लेते हैं ना कि कौन है, कभी नहीं बोलेंगे। आप राजनीतिक कभी नहीं बोलेंगे। बात यह है कि झारखंड में चुनाव हुए, वहां पे घुसपैठिया, जहां चुनाव होता है घुसपैठिया। अरे आपके पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? वहां पर में अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, डबल इंजन की सरकार, महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, क्या वहां पे डबल फेलियर नहीं है? डबल इंजन की सरकार कहां नहीं है? 20 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है। आप बनाओ ना फॉर्मूला। हाँ ना बोलने में कितना घंटा लगता है आपको? स्टॉपिंग यू। हाँ ना बोल सकते हैं, एनआरसी लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ऋतुराज जी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनआरसी या नो एनआरसी? भाजपा का प्रवक्ता मत बनो। अच्छा रुक जाइए सर, रुक जाइए। भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हैं सुधांशु जी, उनसे मैं आपके सवाल का जवाब ले लूंगी। आपको सिर्फ इतना बताना था, एनआरसी का समर्थन आप करेंगे कि नहीं करेंगे? और मेरा प्रश्न जो था ऋतुराज जी आपसे, आपने पहले ही जवाब दे दिया था। एक मिनट सर, सवाल कंप्लीट होने दीजिए, वरना आप शिकायत करेंगे कि मैं बीच में टोक रही हूँ। अरे रुकिए ना सर, रुकिए, ये बहुत पुराना हो गया है, बोलने नहीं दिया, कम बोलने दिया, बीच में टोक दिया। सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर सुधांशु जी से आपकी बात का जवाब लूंगी। बीच में उनका फोन कट गया था। फिर आ रही हूँ तहसीन जी आपके पास। सर सवाल मेरा ये है, रोहिंग्या बांग्लादेशी बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? और अगर है तो आपके नेता कब चिट्ठी लिख रहे हैं पीएम को कि उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, चिन्हित करिए, हम साथ खड़े हैं? एक बार नहीं, हम 100 बार कह चुके हैं कि देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी थे, उन्होंने एक बार नहीं 100 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, एकदम सबूत के साथ कहा, प्रमाण के साथ कहा, अरे भैया घुसपैठिया आपकी नजर में मुद्दा है तो उसको रोको ना। हु स्टॉपिंग यू? हर चुनाव में घुसपैठिया करते हो, झारखंड में घुसपैठिया करते हो, महाराष्ट्र में अगर कोई एंगल है, आपको लगता है घुसपैठियों ने कुछ किया है, तो डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है? ठीक है, जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी इस बात पे। मेरे सवाल का जवाब लेकिन ऋतुराज जी अभी तक नहीं आया कि कब लिख रहे हैं केजरीवाल जी एक चिट्ठी, रोज चिट्ठी लिखते हैं ना आप। सुधांशु त्रिवेदी जी, जिम्मेदारी तो आपकी होगी ना, महाराष्ट्र में भी अगर रोहिंग्या हैं तो जिम्मेदारी तो डबल इंजन सरकार की होगी ना। राज्यों में आपकी सरकार है, अब रुकिए, दिखाओ ना। झा साहब रुकिए, बोलिए सुधांशु। आपके पास है, स्टॉपिंग इट। बिल्कुल, मैं ऋतुराज जी से कहना चाहूंगा कि बात को तथ्यात्मक दृष्टि से समझ लीजिए तो सारी समस्या समझ में आ जाएगी।
घुसपैठ की भारी संख्या में वारदात हमारे आने से पहले हो चुकी थी। 2006 का मैंने गृह मंत्री का बयान कोट किया। अब जानते हैं क्या होता है, जब वो लोग राज्यों में आके सेटल हो जाते हैं तो पहचान पत्र देने में मुख्य भूमिका स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी की होती है। ये बताइए, जो आधार कार्ड बनवाता है वो कौन बनवाता है? राज्य सरकार के अधिकारी बनवाते हैं ना। राशन कार्ड कौन बनवाता है? राज्य सरकार के अधिकारी बनवाते हैं ना। यदि वह अपने कार्यों में उन्होंने स्लैकनेस की या मिली भगत रही, अथवा राज्य की तत्कालीन सरकारों ने जानबूझकर उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, तो आप समझिए कि इसीलिए तो एनआरसी का विषय आया था, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, यह जांच की जा सके कि किसके बाद सही बने। अब इसमें भी तो यही बात उभर के सामने आई कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना चाहता था। एक नहीं, अनेक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया जा चुका। और ऋतुराज जी, आपकी पार्टी तो ओपनली कह चुकी थी कि सीए में सिर्फ आपने गैर मुस्लिमों को क्यों रखा। हमने कहा था हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सबको दिया जाएगा। आपने कहा नहीं, मुस्लिमों को भी दिया जाए। अब यह सामने आया है आपका। इससे पहले भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा आतंकवाद की घटनाओं में संलिप्तता की घटनाएं हुई हैं। 2013 के जयपुर ब्लास्ट में उनका नाम आया है, सूरत की ब्लास्ट में आया है, 2012 की आजाद मैदान की घटना में आया है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, आप इन्हीं लोगों की तो वकालत करते थे आप लोग। नहीं नहीं नहीं, आपने शाहीन बाग किस लिए हो रहा था? इसीलिए हो रहा था ना कि इन लोगों को भी दिया जाए। और अब मैं विनम्रता से पूछता हूं, आपने बांग्लादेश से आए हुए कितने सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई या हिंदू को किसी आतंकवाद की घटना में संलिप्त पाया है? अब बताइए। जिन लोगों में आतंकवाद में संलिप्तता है उन्हीं को आप लोग देने के लिए खड़े रहते हैं और संविधान को ध्वस्त करने के लिए सीमा तक जाते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक्ट के खिलाफ राज्य विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करती है, जो सरासर गैर कानूनी है, सरासर असंवैधानिक है। और दिल्ली तो पूर्ण राज्य भी नहीं है, फिर भी वो पारित कर देती है। इस वजह से इनके हौसले बढ़ते हैं। दीजिए जवाब ऋतुराज झा जी। भारत की संसद में एक मौका ऐसा भी आया। प्राची जी, प्राची जी, मुझे आप एक मिनट पर बोलने दीजिए। हाँ, बोले ना, बोले सवाल का जवाब दे दें जो सुधांशु जी ने पूछा। प्राची जी, भाजपा की 20 राज्यों में सरकार है, दूसरी तरफ दिल्ली में भी अर्ध राज्य है, इन्होंने खुद कहा। ठीक है, यहां पर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए सारा पावर तो कब्जाए हुए हैं। और रही बात, लॉ एंड ऑर्डर भी इनके पास है। और जिन अधिकारियों की बात करते हैं, उन अधिकारियों का निरंतर भी इन्हीं के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। सवाल यही तो है, राज्यों में आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, को निकाला आपने आज तक, आइडेंटिफाई किया आपने आज तक? उनको इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे नहीं रोक पा रहे हो, राज्यों में नहीं रोक पा रहे हो, चुनाव में घुसपैठिया 2020 के विधानसभा चुनाव में घुसपैठिया, 2025 के विधानसभा चुनाव में घुसपैठिया, झारखंड के चुनाव में घुसपैठिया, राजस्थान के चुनाव में घुसपैठिया, हरियाणा के चुनाव में घुसपैठिया, महाराष्ट्र के चुनाव में घुसपैठिया। चुनाव होते ही घुसपैठिया खत्म। पुरी जी कह रहे थे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत बक्करवाला में फ्लैट क्यों दे रहे हो? ठीक है, आपकी दिल्ली में मैंने ऋतुराज जी आपको पूरा बोलने दिया है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर था, रोहिंग्याओं को लेकर आप लोग इतने सीरियस हैं, तो जितना एग्रेसिवली आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सैफ अली खान पर हमले के बाद, वो एग्रेशन अभी भी आपके नेताओं में नजर आना चाहिए था। सुधांशु जी, सवाल ये उठाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा आप रोहिंग्याओं के खिलाफ मुखर रहते हैं, आप विपक्ष से सवाल पूछते हैं, लेकिन 10 सालों से आपकी सरकार, कितना आंकड़ा आपके पास है, रोहिंग्या कितना दिल्ली में है, कितनी ड्राइव आप लोगों ने चलाई, इसका जवाब तो केंद्र सरकार को ही देना है। बिल्कुल सही बात है। हमने आने के बाद पहले तो घुसपैठ रोकी है, मगर समस्या क्या है कि घुसपैठ करने वालों को जब राजनीतिक और नैतिक समर्थन मिलता है, आप इसी में देखिए प्राची जी, कितनी मजेदार बात है। जब तक चाकू मारने वाले की पहचान नहीं हुई थी, तब तक सहानुभूति सैफ के साथ ज्यादा थी, और अचानक विक्टिम से ज्यादा क्रिमिनल के प्रति परोक्ष सहानुभूति नजर आने लगी, क्योंकि हर चीज वोट बैंक के तराजू पे तौली जाती है। पहले चाकू खाने वाले का वोट बैंक से कनेक्शन नजर आ रहा था, अब चाकू मारने वाला जो है वो वोट बैंक से ज्यादा नजर आ रहा है, इसलिए सारे के सारे लोग एक साथ हो जाते हैं। और इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण सब प्रमाण देता हूं। भारत की संसद में इकलौता मौका था जब चेयरमैन के ऊपर फाइल फेंकी गई थी। सोमनाथ चटर्जी जी के ऊपर ममता बनर्जी जी ने 2007 या 8 में फाइल फेंकी थी, चूंकि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर बहस की परमिशन नहीं दे रहे थे। एंड सेम ममता बनर्जी
जब 2014 में प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में मोदी जी ने कहा कि जब हम आएंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को की एंट्री बंद हो जाएगी और उन्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लेनी चाहिए, वो कहती हैं कि मैं देखती हूं कौन आपको बाहर करता है। और मैं एक और प्रमाण देना चाहता हूं, जो अभी ऋतुराज जी करे थे, हर चुनाव में कहने लगते हैं घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। आप तो ऐसे ट्रिविलाइज कर रहे हैं जैसे घुसपैठिया कोई समस्या नहीं। तो प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, इसी लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस साथ साथ लड़ रहे थे। शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार मॉर्निंग स्टार में आर्टिकल लिखा था, मोदी हैज टू गो। चुनाव तो भारत में हो रहे थे, तो बांग्लादेश के अखबार में काहे आर्टिकल लिखा गया? ये कोई को समझ में नहीं आ रहा क्या क्यों लिखा गया है? उन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को मैसेज दिया जा रहा था ना। इसीलिए जिस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, वहीं आपका गठबंधन 10,25,000 से जीता। ठीक। और असम में धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, वहां राहुल गांधी की सभाओं में भीड़ देखिए क्या जबरदस्त थी। उसके बाद बिहार का मालदा, सबको पता है पश्चिम बंगाल का मालदा, तो बंगाल के मालदा से लेकर असम के धुबरी तक कौन ज्यादा है और कौन बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिख रहा था। ठीक है, तहसीन तो सबको पता है घुसपैठियों के साथ किसका दिल मिला हुआ है, देश की सुरक्षा की कीमत पर ही सही। और फिर एक और बात याद दिला दूं, मनमोहन सिंह सरकार के 2 मंत्रियों ने ऐलानिया कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता दे देनी चाहिए। ठीक है सर, उस सीमा मैं तक जवाब समर्थन लेती करने हूँ। वाले तहसीन लोग पूनावाला आज जी, पूछते हैं क्या किया है, क्या हमारे डबल आने के बाद स्टैंडर्ड्स चीज हैं रुकी है। इस मुद्दे पर? क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? जब अपने पर आए तो खामोशी, और जब सवाल पूछने की बारी आए या जब लगे कि इसमें वोट बैंक का फायदा है, तब जोर जोर से इस मुद्दे पर बात की जाती। नहीं प्राची जी, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। सुधांशु जी ने 2 बातें रखी। एक उन्होंने रखी कि जो घुसपैठिया है वो उन पर क्या एक्शन हो रहा है। आज बॉर्डर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश के साथ 4 सूबे जो बॉर्डर पर है, वहां पे डबल इंजन की सरकार यानी भाजपा की सरकार है। तो वहां पर अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो भाजपा की है। भाजपा अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुक्त कर सकती है? पार्लियामेंट के अंदर किरण रिजिजू जी ने, मैं इंडिया टीवी को कोट कर रहा हूं, कहा कि 80% जो रोहिंग्या है वो भारत में 2016 के बाद आए। ये तब उन्होंने कहा, वो MOS होम थे। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? इसके अलावा सीए के खिलाफ मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में गया हूं। मेरा क्या स्टैंड है? मेरा कॉम्प्लेक्स स्टैंड है। मैं कह रहा हूं ये 31 दिसंबर 2014 का डेट क्या होता है? किसके मन में ये डेट आया? कौन से बाबू के मन में ये डेट आया? 2014 के बाद अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर हुआ और अभी तो हाल में जो एनजीओ ने वेस्ट बंगाल का टेक ओवर किया, तो जो ये डेट है, ये डेट को आपने क्यों नहीं बदला? इस पर कोई 2014 का वेग डेट कहां से आया? इस पर भाजपा के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन मैं एक चीज से फेल होगा अगर मैं अपनी बात नहीं करूं समाप्त करते हुए। मेरे पास अभी 12 कम से कम व्हाट्सएप्स आए और SMS आए और ट्वीट आए हुए कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक ने आपके शो पर कहा सिख और पंजाबी समुदाय के बारे में कि वो सारे घुसपैठिया है रोहिंग्या, जो हरदीप पुरी जी को कहते हुए पंजाबी समुदाय का अपमान किया, इस पर मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं और मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा अपमान हुआ है। आम आदमी पार्टी को तुरंत इस पर माफी मांगनी चाहिए। आपने ये कहते कि रोहिंग्या हरदीप सिंह पुरी जी के रिश्तेदार, मैं भाजपा के खिलाफ हूं, मैं इनके खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन एक सिख, कौन से सिख आ रहे रोहिंग्या बनकर? कौन से सिख भाई बहन आ रहे? पूरे पंजाब का अपमान किया है, पूरे पंजाब का अपमान किया है। और ये अपमान पंजाबी वोटर नहीं बोलेंगे। आप जल्द से जल्द टीवी पे माफी मांगे। जिस तरह से आप हंस रहे साहब, जो आप कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। आप लगातार माइनॉरिटीज का अपमान कर रहे हैं, चाहे फिर वो मुसलमान हो, चाहे फिर वो पंजाबी हो, हर माइनॉरिटीज का अपमान कर रहे हैं। ठीक है ऋतुराज जी, एक सवाल आपसे है, लेकिन उससे पहले सुधांशु जी आप तहसीन जी के सवालों का जवाब दे दीजिए। उनका सवाल, आप लोगों की मंशा सही नहीं लगती, सिर्फ बयानों के जरिए इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। देखिए, तहसीन भाई ने जो बात कही वो युवा और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, परंतु शायद यहां पर उनके ध्यान में नहीं रहा 2016 की बात क्यों कही है किरण रिजिजू जी ने। 2016 से पहले ही ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट नहीं था, ये 2016 में हुआ है। यानी भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण ही नहीं था। आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में। घुसपैठ कितनी आसान थी आप ये समझ लीजिए। इसीलिए हमने लैंड बाउंड एग्रीमेंट करके सीमा का निर्धारण करके सीमा के ऊपर फेंसिंग करने का काम किया है कि अब ये काम आसान न रह जाए। और बिल्कुल उन्होंने सही बात कही। राज्य सरकारें 2016 से पहले उस पूरे क्षेत्र में जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ विपक्ष की सरकारें थी और उनको वोट बैंक की तरह नजर आते थे, वो मैंने अभी तक आके बता दिया। यही दुर्भाग्य की बात है कि आतंकवाद से जूझ रहे देशों में भारत इकलौता देश है जहां सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों आतंकवाद के मुद्दे पर अपोजिट व्यू रखते हैं। वरना दुनिया के हर देश में
ये राहुल गांधी बोले थे जाके ना, वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर साइलेंट। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों में देख लीजिए, कोई भी पार्टी रहे, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। जॉर्ज बुश रिपब्लिकन थे, उन्होंने कहा था ओसामा बिन लादेन को मारेंगे, तो बराक ओबामा डेमोक्रेट थे, उन्होंने मार के दिखाया, और किसी ने सबूत नहीं मांगा कि ओसामा बिन लादेन की वो दिखाओ। अमन अल जवाहिरी मारा गया ट्रंप के जमाने में, किसी ने सबूत नहीं मांगा। जब आप सबूत मांगते हैं तो उन लोगों की बाछें खिल जाती हैं, जब आप उनको बेचारा कहने लगते हैं तो उन लोगों की बाछें खिल जाती हैं। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं, यहां पे लड़ाई एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ पॉलिटिकल और मॉरल भी है। प्रशासनिक काम सरकार पूरी दक्षता से कर रही है, नैतिक जवाब विपक्ष को देना ही पड़ेगा। बहुत छोटा सा तहसीन जी, क्योंकि ऋतुराज जी से जवाब एक लाइन से आधा लाइन। पर जितने भी रोहिंग्या हमारे देश में आ रहे, हमारे मुल्क में आ रहे, वो तो म्यांमार से आ रहे। मैं मानता हूँ कि अग्रीमेंट आपका बांग्लादेश हुआ, और अगर किरण जी जानते थे 80% 2016 के बाद है, उनको आप बाहर क्यों नहीं निकाले, ये सवाल है। लेकिन आप झा साहब से पूछिए कि क्यों पंजाबियों का अपमान किया, इस तरह से बात करते। ठीक है, झा साहब जवाब दीजिए, तहसीन जी के आरोपों का जवाब दे दीजिए। और एक सवाल ये कि केंद्र सरकार अगर जिम्मेदारी निभाए भी तो राज्य सरकारों को खड़ा तो होना होगा ना, उसमें वोट बैंक देखकर उसके साथ खड़ा हो जाना ये भी तो गलत है ना। प्राची जी, मैं फिर से बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि भाई केंद्र सरकार बांग्लादेश बॉर्डर पे घुसपैठियों को रोके, है ना। सभी राज्य सरकार आपको सहयोग करेंगी। और राज्यों की सरकार की बात करें तो देश में 20 राज्यों की सरकार तो भाजपा की है, यानी कि डबल इंजन की सरकार है। तो वहां पे घुसपैठियों को रोकने के लिए आपको किसकी मदद चाहिए, आप मुझे बताइए। मुंबई में जो घटना घटी है, महाराष्ट्र में तो डबल इंजन की सरकार है, तो आप वहां पे क्यों नहीं रोक पा रहे हो। तो देखिए, इधर उधर की बात करने के बजाय आप कुछ करके दिखाओ। पहले 20 राज्यों में मॉडल बनाओ। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में तो आपकी सरकार है ही, केंद्र में आप हैं, गृह मंत्री आपके हैं, पुलिस आपकी है, अर्धराज्य है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके पास है, जीएनसीटी एक्ट ला करके आपने अधिकारियों पे भी कब्जा ही लिए हैं। तो फिर आपके पास आपको क्या सपोर्ट चाहिए बताइए। अधिकारी आपके, पुलिस आपके, एलजी आपके, गृह मंत्री आपके, सब आपके। कुछ करके दिखाओ, इधर उधर की बात करने के बजाय, और चुनाव में खाली घुसपैठिया करने के बजाय कुछ करके दिखाओ, कोई मॉडल दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, ताकि देखो घुसपैठिया इतनी बड़ी समस्या थी तो हमने कुछ करके दिखाया, समाधान किया। देश हित में, राष्ट्र हित में, सुरक्षा हित में आम आदमी पार्टी एक देशभक्तों की पार्टी है, देशभक्त पार्टी है। जब भी बात राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी तो आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल सवाल क्यों उठाया था। चलिए ठीक है, मैं मान लेती हूँ, आप बहुत बड़े देशभक्त हैं, आपकी पार्टी बहुत बड़ी देशभक्त पार्टी है, चलिए मैं मान लेती हूँ। सिर्फ इतना बताइए ना, जो सैफ अली खान में दिल्ली का मुद्दा ढूंढ रहे थे, जिन्होंने सैफ अली खान के बहाने दिल्ली में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, वो आज चुप क्यों है? व्यवस्था की है, आज चुप क्यों है? लॉ एंड ऑर्डर सैफ अली खान का जो आरोपी है वो पकड़ा गया। अब तो रोहिंग्याओं का मुद्दा उठता है, बांग्लादेशी का मुद्दा उठता है, अब क्यों नहीं होती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, या क्यों कोई चिट्ठी नहीं लिखते आपके? कह तो रहा हूं, आपसे कह तो रहा हूं, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात दिल्ली की हो चाहे मुंबई की हो, हम तो कहेंगे भाई आपकी जिम्मेदारी है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर सरेआम गोलियां चल रही है, 20-20 राउंड फायरिंग चल रही है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है, लेकिन जिम्मेदारियों का एहसास तो आप ही कराते हैं ना झा साहब, बार बार चिट्ठी लिखते हैं ना पीएम को, आप नैन खुलवाते हैं ना इनके, इस मसले पर चुप है ना अचानक से। आपने सैफ अली खान के मुद्दे पर मैंने आपका कंसर्न देखा था, उस वक्त तो सिर्फ ऋतुराज झा टीवी पर आकर नहीं बोले थे, आपके नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, की थी कि नहीं की थी? हम बाबा सिद्दीकी के मामले में भी बोलेंगे, हम सलमान खान के मुद्दे पर भी बोलेंगे। ये सेलेक्टिव नहीं है, ये तो सवाल पूछेंगे ही आप लोगों से। जेल में बैठा हुआ है, ठीक है सर, मैं जवाब ले लूं। टेरर फैला रहा है, सरकार जो है सो चुपचाप बैठ के देख रही है। मैंने नियम और राज्य सरकारों को उदाहरण दिया था, फिर भी ऋतुराज जी को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं, ऋतुराज जी को मैं बताना चाहता हूं, इस देश में रोहिंग्यों को लेकर अगर सबसे बड़ा दंगा हुआ 2012 में हुआ, कि फेसबुक पे पोस्टें हो गई थी कुछ मरे हुए लोगों की तस्वीर दिखा के कि ये बर्मा में मारे गए रोहिंग्या हैं। और ऋतुराज जी याद है कहाँ का बवाल हुआ था? मुंबई के आजाद मैदान की घटना वहीं हुई थी। लखनऊ में बुद्धा पार्क में भगवान महावीर की मूर्ति और भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी। इलाहाबाद, लखनऊ, फैजाबाद सब जगह बाद में पता चला वो थाईलैंड के तूफान में मारे गए लोगों की थी। इसलिए अब अरे बात सुनो मेरे भाई, दिल्ली में हमने किया नहीं है तो याद नहीं है सरोजिनी नगर के धमाके, याद नहीं है कनॉट प्लेस के धमाके, याद नहीं है दिल्ली में लिखा रहता था कनॉट प्लेस में छूना नहीं, बम का धमाका हो जाएगा। रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे तक दिखाई पड़ता है कहीं?
वो कहीं दिखाई पड़ता उस सब में? तब उस जमाने में रोहिंग्या जयपुर ब्लास्ट से लेके सूरत के ब्लास्ट से लेके और मुंबई तक पाए गए थे। अरे कौन सा इलाका था इस देश में जहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, बेंगलोर, हैदराबाद, फैजाबाद, लखनऊ, नागपुर, जयपुर, वाराणसी, चंडीगढ़, कौन से? अब सब जगह बंद हो गए। चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, दिखाई नहीं पड़ता है मेरे भाई। क्या चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है, चेहरा पुराना। और आप तो उन घुसपैठियों के साथ खड़े हुए, आप दंगाइयों में ताहिर हुसैन आपके साथ खड़ा हुआ था, अमनतुल्लाह खान आपके साथ खड़ा था। ये मुद्दा एक चुनावी मुद्दा तो बन गया। एक फाइनल कमेंट मुझे रजत जी का लेना है। रजत जी, ये मुद्दा क्या बन पाएगा दिल्ली चुनाव में? अफजल गुरु पे ये और कांग्रेस साथ साथ थे। देश के सबसे बड़े आतंकी हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु की क्षमा याचिका। झा साहब एक मिनट, सुधांशु जी एक मिनट, एक फाइनल कमेंट रजत जी का, बोले रजत जी। दोनों ने साइड किया था, आतंकवाद का खुलेआम समर्थन किया था। अच्छा साहब एक मिनट, हाँ इलीगल माइग्रेशन विश्वव्यापी मुद्दा है। इतने बड़े बड़े सरकारें घुटनों पे आ गई, गिर गई, खत्म हो गई, नेस्तनाबूत हो गई। आप अमेरिका से उठा के यूरोप की सरकारों को देखें, इतना बड़ा विषय है ये। इसको अगर कोई पार्टी मजाक का स्वरूप बनाने की कोशिश करती है तो उनको मालूम नहीं है कि जनता किस तरह का जवाब दे सकती है। इसलिए इसको ट्रिवियलाइज करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। बात है इलीगल माइग्रेशन की, बांग्लादेशियों की। एक समस्या है जो ऑलरेडी आ गए हैं देश में, दूसरा समस्या है कि नए बांग्लादेशी घुस ना पाए। ये दो विषय हैं, दोनों विषयों का सलूशन पॉलिसी से निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। जो नए ना आ पाए उसके लिए आपको फेंसिंग करनी पड़ेगी, फेंसिंग हो रही है। सरकारों को, प्रदेश सरकारों को जाली आधार कार्ड नहीं इशू करने होंगे किसी भी सूरत में। अगर किए जाए, स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लिसिट बनाइए, वहां के चीफ सेक्रेटरी को कंप्लिसिट बनाइए। जो लोग आ गए हैं उनके लिए हर सरकार को और हर राजनीतिक दल को अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखना होगा कि गणना की जाएगी और जो भी बांग्लादेशी पाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर मुद्दा तो बड़ा है, लेकिन इस पर अपने अपने सियासी एंगल से देखने की कोशिश की जाती है। वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।